Hello, today we have Mr. Sushant Karoda with us. He has built his own D2C brand from 0 to 10 CR from a city like Kanpur. He owns Naira Kitchenware, a D2C kitchenware brand in India. Hello, Mr. Sushant. Hi Avnish, how are you? I'm good. Great, thank you so much for having me here. Yeah, it's my pleasure. So today I will learn from you how to create your own D2C brand from scratch. Absolutely, bilkul. Ready. So imagine that I am a founder, right? Okay. So I want to create my own e-commerce or D2C brand in India. Hmm. So how should I think about it? What should be my first steps? Great. So first thing starts from product. So you have to see कि कौन से प्रोडक्ट पे आपका कमांड है. अगर आप किसी लोकेशन से आते हो तो उस लोकेशन पे क्या वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट ही होगा जो काम करेगा. बाकी यू आर जस्ट बिल्डिंग अप अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवर द मार्केट प्लेसेज एंड सोशल मीडिया, बट प्रोडक्ट में होल्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक स्टेप 1 शुड बी अपने थोड़े से बैकलिंक्स देखिए कि आपके बैकलिंक्स किस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोग मैं देखता हूँ ड्रॉप शिपिंग में सर्च करते हैं टूल्स लगा के कि क्या बिक रहा है, बट वो ड्रॉप शिपिंग के लिए तो ठीक है क्योंकि फिर वो लोग चाइना से या कहीं से सोर्स कर लेंगे या किसी से कर लेंगे. बट ब्रांड बिल्डिंग इज़ नॉट दिस. ब्रांड बिल्डिंग इज़ समथिंग विच हैपन्स ओवर 10 years एंड आपको बहुत छोटी छोटी जो टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स आती हैं मार्केट में उससे एक्साइट नहीं होना होता है. यू हैव टू बिल्ड अप समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो यू हैव टू सी कि आप किससे एसोसिएट हो पा रहे हो. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, उसके बाद अगेन यू कम विद द राइट काइंड ऑफ स्टोरी दैट वाई यू आर डूइंग दिस. थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या मार्केट है, कितना बेच सकते हो, क्या पोटेंशियल है, ई कॉमर्स में पोटेंशियल है कि नहीं है. वैसे तो सब कुछ बिकता है ई कॉमर्स में, अब तो आप कुछ भी देख लो, एवरीथिंग इज़ बीइंग सोल्ड हियर. एंड बस उसके बाद लर्निंग्स स्टार्ट करिए अपनी मार्केट प्लेसेस की. हाउ डज अमेजॉन वर्क्स, हाउ डज फ्लिपकार्ट वर्क्स, मिंत्रा, मीशो, जियोमार्ट, एंड देन सोशल मीडिया का पूरा ट्रेनिंग एक रहता है कि कैसे ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएं, कैसे एड्स चलाएं, कैसे खुद की साइट शॉपिफाई पे बनाएं, एंड दैट्स द होल ड्रिल. दैट्स वेयर यू स्टार्ट. तो शशांक, आपने बताया कि सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, उसके बाद मार्केट रिसर्च करें कि उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और क्या वायबिलिटी है. तो ये दो चीज़ें चलो हमने कर ली. उसके बाद आता है जो सबसे मेन है D2C की मार्केटिंग. मार्केटिंग के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? वन इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अनदर इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर लास्ट हमने पॉडकास्ट भी किया था व्हाट्सएप मार्केटिंग भी अब एक आ गई है. ठीक है, तो आप किन चैनल्स को प्रेफर करते हैं और किन चैनल्स में आप चैलेंजेस फेस करते हैं, किन में आपको एडवांटेज फील होता है? तो पहले ना आपको फाउंडेशनल पिलर्स कुछ रखने पड़ते हैं. जैसे पहले ये तो ठीक है मार्केटिंग है, बट आई थिंक इंडिया में अगर आप कर रहे हो यू कांट इग्नोर मार्केट प्लेसेस. पहले अपनी ब्रांड का ट्रेडमार्क लीजिए, फिर इसके बाद पैकेजिंग पे वर्कआउट करिए, उसके कॉम्बोज बनाइए, बंडल्स बनाइए. सो दैट इज़ अ टास्क. आप SKUs बनाइए. सो अगर आप कोई प्रोडक्ट का मेरे को एग्जांपल दे दो तो मैं बेटर एग्जांपल के साथ समझा पाऊंगा. एनी प्रोडक्ट यू हैव इन योर माइंड कि अगर आप ब्रांड बनाओ तो किस प्रोडक्ट की बनाओगे. जस्ट थिंक ऑफ एनी प्रोडक्ट. सो आई विल गिव अ रिवर्स क्वेश्चन. हाउ डिड यू कम अप अबाउट किचनवेयर? आपने कैसे सोचा कि किचनवेयर बनाए? ग्रेट. सो दिस वाज समथिंग इन माय ब्लड ऑलरेडी. जैसे मैंने बोला कि अपने बैकलिंक्स देखें, राइट? तो माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1950. Oh, so you had a legacy of Yes, kitchenware. my family was into this business. Okay, So okay. not that I immediately jumped into the business. Right. I had my stint in MNCs and government jobs, and then finally this was my calling. I also exited a IT Kanpur incubated startup Okay. before I started this. अच्छा. Yes. So तो backward integration किया आपने? मैंने तो backward करा. I've also done offline trade of kitchenware for 5 years approx before starting this. When I used to interact with customers, I used to see कि क्या gaps है market में. So it was a lot of research and lot of backing that led me to this. तो थोड़ा आप elaborate करेंगे कि offline marketplace ज़्यादा better है या online marketplace ज़्यादा better है? Well, offline तो बहुत बड़ा ही है. Online तो I don't think 15-20% भी टच कर रहा होगा इंडिया में जितनी टोटल सेल होती है.
सो ऑफलाइन इज़ वेरी बिग। तो ऑनलाइन मार्केट इज जस्ट 15 to 20%? आई डोंट थिंक सो, ज़्यादा हो सकता है। Okay. जितना 80% is offline. Yes. So why is there so much craze about the online marketing? Okay, you think there is a craze because you are listening to such people, they are making loud noises in social media, but आप दिल्ली में ही चले जाइए सदर बाज़ार में, तो एक जना कोई 50-60 करोड़ का टर्नओवर कर रहा होगा, छोटी सी दुकान होगी और किसी को पता भी नहीं होगा उसके बारे में, और वहाँ पे ऐसे कई सारे होंगे। एंड दिस इज, और आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाइए वजीरपुर में और आप वहाँ का टर्नओवर देखिए, सो यू विल गेट टू नो कि क्या होता है ऑफलाइन। यहाँ पे 10-12 करोड़ का 20 करोड़ का कोई टर्नओवर करके बड़ा समझता है, बट जो इतने सारे छोटे शहरों में बिजनेसमैन हैं जो बहुत बहुत बिजनेस कर रहे हैं, सो इट्स जस्ट वो मीडिया में नहीं आता। सो ऑफलाइन इज़ वेरी बिग, राइट। एंड ऑनलाइन हर आदमी कर नहीं सकता, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना स्केल करा है। तो ऑनलाइन का शोर ज़्यादा है, ट्राई बहुत लोग करते हैं, बट अगर आप फिगर्स देखो कितने लोग छोड़ देते हैं, अमेज़ॉन में लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट्स अ वेरी मैसिव नंबर। मेरे को तो लगता है कि 70-75% लोग छोड़ ही देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कर नहीं पाते, इट्स नॉट वेरी ईजी, बहुत परसिस्टेंस चाहिए, जैसे मैंने बताया। क्या चैलेंजेस हैं थोड़ा हमारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए? सो व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, you need to be married to your idea and you need to be committed for 10 years. ये मेरा पहला रूल है कि कुछ भी हो जाए हमें छोड़ के नहीं भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नुकसान पे चलाते रहो, ऑप्टिमाइज करते रहना है। छोड़ के नहीं भागने का मतलब है कि आपने बेचा सामान अमेज़ॉन पे, रिटर्न आ गया और रिटर्न्स आते गए, आपने कहा अरे यार इतने रिटर्न्स आ रहे, काम एकदम बेकार है, पैसा अकाउंट पे आ नहीं रहा। अरे आपने स्टडी करा, आपने उस पर वर्कआउट करा, होमवर्क करा अपना कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल आने में, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग इन अमेज़ॉन। तो यूएस में बेचने के लिए दे रिक्वायर $39 अ मंथ, इंडिया में इट्स फ्री। कोई भी चलाता है सोचता है ही क्या, पैसा तो लगना नहीं है, लिस्ट कर दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, पैसा लगता है, एक बैकिंग चाहिए करने की। सो लोग अपनी रिसर्च के बिना आते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल लीव। एंड द आइडिया इज़ कि आप सोचो कि मेरे को यही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं। चाहे अमेज़ॉन पे बेचूं, चाहे मैं इंडिया मार्ट पे बेचूं, चाहे मैं ऐड चला के बेचूं इंस्टाग्राम पे, बट मेरे को बेचना है। आई विल फिगर आउट कि इस मार्केट का ऑडियंस कहाँ है और इसको बेचना कैसे है। एंड आई हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो जब ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ चलोगे तब आपकी ब्रांड बनती है, तब आपका माल बिकेगा, तब आपकी ब्रांड बनती है, तब आप सस्टेन करते हो। अदरवाइज तो आप कुछ भी करोगे, तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो आप अब कुछ और करने लगोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक आई थिंक माइंडसेट दैट पीपल नीड टू हैव वंस दे आर स्टार्टिंग, कि करना है, यही करना है, चाहे जैसे करना है। कॉन्फिडेंस मैं ये दे सकता हूँ कि हाँ, ई कॉमर्स में आप अगर ढंग से करते हो, सोशल मीडिया में ढंग से करते हो, तो स्केल बहुत बड़ा है। आपके मन में डाउट आ सकते हैं ना कि बिकेगा भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 80% तो वो है, और मैं 80 बोल रहा हूँ, मेरे को तो ज़्यादा लगता है। आई डोंट हैव द फिगर राइट, बट आजकल तो परप्लेक्सिटी पे वी कैन जस्ट आस्क कि कितने परसेंट ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन है इंडिया में, दे विल जस्ट गिव द राइट फिगर। सो आई थिंक 80% से ज़्यादा है ऑफलाइन का। तो पहले तो ये विश्वास चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पिछली कोई सक्सेस स्टोरी है कि नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो ये नहीं करना चाहिए कि किसी को फंड मिल गया D2C वाले को और उसको देख के कि चलो वो तो बहुत कुछ चल रहा है, लोग बहुत खरीद रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या माल बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, और प्लानिंग करनी चाहिए, और बिकेगा माल ढंग से करोगे तो भागने की ज़रूरत नहीं है। तो सुशांक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने एक कप्स हैं, तो एज अ D2C फाउंडर मुझे सिरेमिक कप्स बेचने हैं, राइट? तो अब हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑफलाइन मार्केट प्लेस हैं, 3 प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं। यस। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ और ऑफलाइन मार्केट प्लेस पे मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? कुछ अपनी इनसाइट्स बताएं आप। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि आपको कप्स की ब्रांड बनानी है, ठीक है, और आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 10 साल लगा के मेरे को कप्स की एक ब्रांड बनानी है, सिरामिक कप्स की, ठीक है, राइट। और अच्छी कैटेगरी है, ऑनलाइन खरीदते भी हैं लोग, इट्स अ वेरी नाइस कैटेगरी। कंपटीशन को हम किनारे रखते हैं, हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप्स। तो पहले तो कुछ अपनी एक स्टोरी डेवलप करिए इसके अराउंड, और कुछ अपना USP बनाइए, इसका एजुकेशनल कंटेंट बनाइए कि क्यों सेरामिक के कप्स अच्छे होते हैं, क्यों प्लास्टिक के या कांच के या
स्टील के कप से क्या इसमें बेटर है। फिर इसके बाद अगर ये चाइना से इम्पोर्ट होता है या इसमें पेंट होता है तो अपना कुछ डेवलप करिए जिससे भी आप सोर्स करेंगे उससे जो शॉर्टकमिंग्स इसकी हैं उसको दूर करते हुए कुछ यूएसपी वाला प्रोडक्ट बनाइए। तो ऐड सम वैल्यू इन द प्रोडक्ट, मेक इट यूनिक एंड मेक इट बेटर देन व्हाट आर एग्जिस्टिंग ऑप्शंस इन द मार्केट। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तब थोड़ा सा मज़ा आएगा। देन पीपल विल हैव अ रीज़न व्हाई यू, इफ नॉट इनिशियली देन ग्रेजुअली, बट सर्टेनली दैट इज द फर्स्ट स्टेप। And then at least have good number of SKUs. What is the good number? Because if there are too many SKUs, the inventory pile up होनी शुरू हो जाती है. If there are too less, then customer interest नहीं लेता. What is the good number? क्या होता है, जो एक बहुत हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है ना, अगर वो हो तो एक ही SKU पे करोड़ों की सेल आ जाती है. अच्छा. जो ड्रॉप शिपर्स करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, वो कर देते हैं. बट जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही होती है ना, और आपको एक ब्रांड बनाना होता है, तो आपको एक LTV देखना पड़ता है क्या है कस्टमर का, और लाइफ टाइम वैल्यू में आपको एक कस्टमर को मल्टीपल टाइम्स टारगेट करना होता है. तो आपको थोड़े से SKUs ज़्यादा इसमें करने पड़ते हैं कि आप उसको हर स्टेज के लिए करो. जैसे सिरामिक के आप कप्स करोगे, सिरामिक के बाउल्स भी कर सकते हो, सिरामिक का कुकवेयर भी आता है, सिरामिक के सर्ववेयर भी आता है, डोंगे भी आते हैं. तो आप थोड़ा सा सिरामिक के अराउंड प्लान आउट करो, ऐसे अपने SKUs बढ़ाओ एंड कम अप विद अ होलिस्टिक रेंज इफ पॉसिबल. एटलीस्ट 3 to 4 SKU अलग अलग हों, फिर उसके वेरिएशन बनते जाते हैं. बट प्रोडक्ट्स जो हैं 3 से 4 हों, और फिर उसके बाद आप कोशिश करो, आप इंक्रीज़ करो और एक होलिस्टिक ब्रांड की तरह उसको प्रेजेंट करो, राइट? तो आपका ट्रस्ट आ जाएगा कस्टमर का कि दे हैव सम कमांड ओवर सेरेमिक्स. एंड डू सम रियल वर्क ऑल्सो, ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फ्रॉम what is existing in market. Try to see what is shortcoming them. I'm not sure about ceramics, but maybe इसमें जो पेंट है वो लीच कर जाता है गरम चीज़ डाली जाए तो, और वो हमारे उसमें खाने में आता है. If that is a problem, that can be solved. Okay, once we have solved the problem, identified the USP. Yes. How to sell it? Great. That is my question. Let's Great. come back to the question. Yes. That was important ना, वरना क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा क्या होना है. उसके बाद स्टेप 1 इज कैटलॉगिंग. आप कैटलॉगिंग कराओगे, ठीक है. GST वगैरह तो है, आपको GST रजिस्ट्रेशन वो तो कंप्लायंसेस का पार्ट है. कैटलॉगिंग आप अपनी कराइए, जिसमें आप अच्छी सी फोटोग्राफी कराइए, इसकी वीडियो बनवाइए एंड मेक इट रेडी. गिव इट अ गुड डिजिटल ऑनलाइन आइडेंटिटी. स्टार्ट लिस्टिंग इन Amazon. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया. अब तो AI से सारा कंटेंट निकल जाता है, सब कीवर्ड्स हो जाते हैं. सो आप Amazon पे लिस्ट करो, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करो और मीशो पे लिस्ट करो. ये ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं. जियो मार्ट मेरे को बहुत पहले इनवाइट आ गया था इसका, 2022 में ही आई थिंक दे अप्रोच मी. आई एम नॉट श्योर ये ओपन है कि क्लोज्ड है, बट अगर ओपन है तो जियो मार्ट पे लिस्ट कर दो. तो ये 4 आप कर दो. बजट है, शॉपिफाई की वेबसाइट बना दो. आई एम अज्यूमिंग कि 5-10 लाख का तो एक मार्केटिंग बजट है ही है किसी के पास, ज़्यादा का ही आई एम अज्यूमिंग की है. शॉपिफाई पे वेबसाइट बना दो अपनी, जिसमें अपनी पूरी ब्रांड की स्टोरी करके और सारी चीज़ कर दो. पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दो और कोरियर पार्टनर्स इंटीग्रेट कर. How tough is it to very easy, super duper easy. I'm telling you, Indian ecosystem is so evolved right now. इतने सारे फिनटेक के प्लेयर्स हैं, रेजरपे है, कैश फ्री है, आराम से आपका अकाउंट बन जाएगा. यू जस्ट नीड टू हैव प्रॉपर GST, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, फटाफट आपका अकाउंट बनता चला जाएगा. सब शिपिंग के लिए वी हैव शिपरॉकेट एंड डिलीवरी, सब बहुत इवॉल्व हो चुके हैं. सबके APIs हैं. शॉपिफाई, आई एम सेइंग शॉपिफाई बिकॉज सब कुछ अच्छे से लिंक हो जाता है उसमें, इंटीग्रेट हो जाता है सब कुछ आराम से. तो इट्स वेरी इजी. आई थिंक इट कैन बी डन इन जस्ट 1 day. वाओ. उसके बाद मार्केटिंग बताइए कि कैसे करें इन प्लेटफॉर्म्स पे. बस आते हैं, इजी सेट देन डन. मैं बता रहा हूँ ज़रूर, बट ये सेटअप बता रहा हूँ, बट मैं इसके बाद ये भी बताऊँगा कि क्या इतनी जल्दी से एक दिन में हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. सेटअप इज़ वेरी इजी, प्लग एंड प्ले सब कुछ है. Amazon भी आपका बहुत जल्दी ही हो जाएगा. ब्रांड रजिस्ट्री एक होती है, टेक्स सम टाइम. लोगो बनाना पड़ेगा अपना. ब्रांड रजिस्ट्री कभी अप्रूवल नहीं देते हैं वो. फ्लिपकार्ट पे अब मेरे को नहीं पता क्या है, जब मैं था तब तो उसमें आप जब ट्रेडमार्क लेके जाओगे तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता, इट टेक्स 6 to 9 months ऑफ पीरियड. जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तब तक वो अलाउ नहीं करता ब्रांड गेट करना. बट स्टिल यू कैन स्टार्ट सेलिंग इन फ्लिपकार्ट, राइट? तो आई थिंक ये एक ड्रिल हो जाए. Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट इफ पॉसिबल, देन शॉपिफाई, एंड देन क्रिएटिंग अकाउंट्स इन सोशल मीडिया सेम लोगों के साथ. सो Instagram, Facebook, YouTube. Now you are everywhere basically. बस
2-3 दिन में सब हो जाएगा आपका। अब इन सब की स्ट्रैटेजीज क्या हैं? तो अब ये फाउंडेशन बता दी ना, ये फाउंडेशन बन गई। बिकॉज एवरीवन वुड हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, राइट? यस। तो अब आप कार्ड छपवा सकते हो जिसमें आप डाल सकते हो फाउंडर एंड सीईओ, ये सेरामिक्स, एंड देन यू कैन लिस्ट, पुट द लोगोज ऑफ ऑल द प्लेसेस, एंड नाउ यू आर अप टू सेल। यहाँ से अब आपको स्टेप 1 में लर्निंग स्टार्ट करनी है। हाउ डज अमेजॉन वर्क्स, हाउ डज फ्लिपकार्ट वर्क्स, हाउ डज मीशो वर्क्स। लिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। हाउ डज सोशल मीडिया वर्क्स। सोशल मीडिया अगर हम लोग देखें तो कंटेंट क्रिएशन इज़ वन थिंग, यू हैव टू कंटिन्यूसली क्रिएट द कंटेंट। पेड एड्स इज अनदर थिंग, कि कैसे पेड एड चलें। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनीज होती है जो काम ही ये करती है, इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क। कंटेंट भी स्पेशलाइज्ड वर्क किया बनाना। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि कैसे ऐड चलाएं, कैसे हम मतलब कंटेंट बना के सारे प्लेटफॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। सो कंटेंट क्रिएशन इज़ वन पार्ट, पेड एड्स इज अनदर पार्ट। ये हो गया अपना सोशल मीडिया का। थर्ड इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोशल मीडिया में, कि यू गिव आउट टू इन्फ्लुएंसर्स, दे विल speak about the product, they will show the product. It could be barter deal or it could be a paid deal depending upon the level of influencer. Barter deal में क्या होता है? Barter deal में you give them the product and they just show it and they don't, and they just keep the product. And paid deal में they ask you 5,000, 10,000, 15,000 depending upon their followers. So these are 3 broad things in social media. One is content creation, another is paid ads and influencer marketing. Yeah. 3. Okay. अब आते हैं मार्केट प्लेसेस पे। मार्केट प्लेसेस और भी हैं, जैसे नायका है, मिंत्रा है, ब्लिंकिट है, तो हम इस पे भी करते हैं, बट ये क्लोज मार्केट प्लेसेस हैं। आफ्टर यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज अ ब्रांड, देन दे पिक अप योर ब्रांड डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर एंड हाउ मच दे फाइंड यू वर्दी। सो मिंत्रा में ऐसा नहीं कि आप बस चले जाओ और लिस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, यस। तो कैसे होता है? दे चेक योर वर्दीनेस की हाउ डू दे चेक इट? सो दैट इज देयर एल्गोरिथम, बट सर्टेनली यू नीड टू do good in open marketplaces and social media. Okay. You need to do good. Okay. They will check कि अगर ऑर्डर आएगा तो आप करोगे कि नहीं करोगे, हाउ सीरियस यू आर। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेजोन पे तो आपका ऑर्डर आया और आप अरे आज नहीं कल शिप कर देंगे और आपका स्कोर खराब होने लग गया, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब हुआ ना। तो अमेजोन डोंट माइंड दिस, वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बट इन मार्केट प्लेस का ऐसा नहीं है। ब्लिंकिट इज इवन टफ, वो तो GS1 के बारकोड्स में मांगता है। क्या मांगता है? GS1 के बारकोड्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, सो सडनली यू हैव टू सेपरेटली गो एंड बाय दोस बारकोड्स। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं GS1 के बारकोड्स? आप कोई बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बारकोड होता है। किसी मॉल से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी ब्रांडेड चेन से आप कुछ खरीदते हो, अच्छा, तो ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट इन सब में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ब्लिंकिट में है रिक्वायरमेंट। सो सर्टेनली यू हैव टू बी ऑफ अ लेवल बिफोर यू स्टार्ट ऑनबोर्डिंग दीज मार्केट प्लेसेस। दे आर नॉट ओपन मार्केट प्लेसेस। गॉट इट। तो बट स्टिल अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो सोशल मीडिया enough to reach 10-12 crores, even more of revenue, even more, I'm telling you 50 crores you can reach from all these places only. सोशल मीडिया का मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद पूरा चैप्टर होता है अमेजॉन का, सबसे बड़ा चैप्टर है, आई थिंक सबसे बड़ा चैप्टर है अमेजॉन का। तो अमेजॉन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यस, तो आप थोड़ा डीप जाके हमें बताइए आपकी इनसाइट्स क्या हैं उस पर। ओके, तो सपोज आपको कब बेचना है अमेजोन में, सो पहले तो ये जो मार्केट प्लेसेस होते हैं ना, दे रिवॉर्ड कि आपके कितने ज़्यादा SKUs हैं, मोर द नंबर ऑफ SKUs, मोर शेल्फ स्पेस दे गिव यू, प्लस कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स को ये लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो यू हैव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग, मे बी आप कोई कॉम्बो क्रिएट कर लो। सो दैट इज़ वन थिंग टू क्रैक मार्केट प्लेसेस, दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली लॉन्च न्यू SKUs। और ये वर्कआउट करते हैं रेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक रेटिंग्स ही होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं मार्केट प्लेसेस। अब आप फेक लेके आओगे, दे विल जस्ट फिगर आउट कि आप फेक लेके आए, और आपका अकाउंट बैन भी कर सकते हैं। बैन हो जाता है? कर सकते हैं, यस, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। रेटिंग्स पे चलता है ये, राइट। तो आपकी प्रोडक्ट बहुत सही होना चाहिए, जब शिप होके जा रहा है कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। 100 में से 1 कस्टमर रेट करता है, एंड रेटिंग्स विल टेक टाइम, जिसकी आप देखते हो 4000 रिव्यूज़ है, 5000 रिव्यूज़ है, सालों से चल रही होंगी, 7-8 साल से चल रही होंगी। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं आते इतने रिव्यूज़। आफ्टर लिस्टिंग द प्रोडक्ट, एड्स का काम स्टार्ट होता है अमेजॉन पे। तो एड्स इज समथिंग वन नीड्स टू क्रैक।
Amazon ads are different from Facebook ads वेरी डिफरेंट, in sense of algorithm. या algorithm similar वेरी है? डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। फेसबुक एड्स पे तो आप सेलेक्ट करते हो कि आपको टारगेटिंग कहाँ करनी है, किस लोकेशन पे करनी है, किस जेंडर को करनी है, किस इंटरेस्ट पे करनी है। राइट राइट राइट। तो अमेजोन पे आप सिर्फ कीवर्ड्स पे टारगेट करते हो। कुछ एक ऑटोमेटिक एड्स होते हैं, एक मैनुअल एड्स होते हैं, लोकेशन आपके हाथ में नहीं होता उसमें। अमेजोन एड्स आर एक्सपेंसिव दैन फेसबुक एड्स, बट उनका जो रोआस है वो बेटर रहता है क्योंकि बहुत इंटेंट बेस्ड बायर होता है। ROAS क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स। अच्छा, रिटर्न ऑन एड्स। उसमें मतलब महंगे हैं लेकिन तब भी आपका एक कॉस्ट जो होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा, वो उसमें बेटर रहता है अमेजोन पे। डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी रेटिंग कैसे है। सपोज आपके में किसी ने 1 स्टार दे दिया, अब आप उस पर ऐड चला रहे हो, पीपल विल नॉट बाय, सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट वन नीड्स टू टेक केयर ऑफ। और आपने लिस्टिंग लगाई हो, किसी ने किसी रीज़न से दे दिया उसको टूट गया रास्ते में और फिर उन लोगों ने पिकअप नहीं करा, उसने रिटर्न फाइल करा, उसने अमेजोन वाले ने पिकअप नहीं करा, वो आपकी लिस्टिंग पे 1 स्टार दे देगा। अब आपका प्रोडक्ट भी सही है बट आपकी लिस्टिंग गई अब काम से। तो इसका कुछ इसका है कि फिर आप दूसरी लिस्टिंग करो। अब वो भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं आपका सिमिलर प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो है ही। तभी मैं कह रहा हूँ कि SKUs ज़्यादा होने चाहिए कि कुछ ना कुछ फंसता रहेगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज समथिंग, प्लस लोग क्या करते हैं, डिलीवरी टाइम से नहीं करते हैं, शिपिंग लेबल्स टाइम से नहीं निकालते हैं, ये सब नहीं करते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच नोबडी टॉक्स अबाउट। एंड सडनली प्राइसिंग, सीइंग कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इफ़ यू हैव टू गो लॉन्ग यू कांट रन ऑन लॉसेस। सो प्राइसिंग आपको बहुत 1-2 महीने में समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कितना आ रहा है अकाउंट में और क्या प्राइसिंग हमें करनी है। फिर इसके बाद Amazon really rewards if you do fulfillment by Amazon FBA, if you take GST of other states and put your products there. So this is something which Amazon rewards. This is expensive. I won't suggest to start with. Even if you're sitting in a tier 2 city, you will still get orders if your things are good, if you're running ads nicely. But when you have to scale significantly, then FBA becomes important. दूसरे स्टेट्स के GST चाहिए होते हैं अगर दूसरी स्टेट में शिप करना है? No. तो क्या पर्पस होता है? तो अमेज़ॉन क्या करता है, इनके खुद के वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे इन्हीं की टीम पैक करके शिप करेगी। आप पहले से इनके प्रोडक्ट देके रख दोगे। अच्छा, तो आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोडक्ट रेडी करा, आपने दे दिया, सो दे चार्ज स्टोरेज फी एंड दे हैव स्ट्रक्चर ऑफ फीस दैट दे चार्ज, बट देन ऑर्डर आएगा तो दे विल शिप इट एंड आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जब रिटर्न आएगा तो दे विल हैंडल द रिटर्न्स। गॉट इट। इफ़ यू डू इट योरसेल्फ देन यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। फेसबुक एड्स के बारे में बताओ थोड़ा। फेसबुक एड्स तो बहुत बड़ा डोमेन है और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोई इनिशियली लोग टेस्ट करें जितना कर सकते हैं। अगेन फेसबुक एड्स भी तब काम करेंगे आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। अमेजोन एड्स में क्रिएटिव का रोल नहीं होता जनरली। अमेजोन एड बहुत तरीके के होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, बट ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं जिसमें क्रिएटिव की ज़रूरत नहीं होती, आपकी लिस्टिंग पे एड्स चल जाते हैं। सो इफ़ समबडी लुक्स आफ्टर, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, वो अपने आप एक लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी, स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। बट फेसबुक एड्स में योर क्रिएटिव इज़ इंपॉर्टेंट, योर टारगेटिंग इज़ इंपॉर्टेंट कि हाउ वेल यू नो द कस्टमर, कि कहाँ पे मेरा कस्टमर एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इंटरेस्ट होंगे, उसके इंटरेस्ट डालो और एक ही चीज़ के कई सारे ऐड चलाओ, देखो कि क्या वर्कआउट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अमेजोन पे तो अमेजोन का लैंडिंग पेज है ना, अमेजोन का ट्रस्ट चल रहा है, यहाँ आपकी साइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर आ रहा है। सो इवन दैट इज़ इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम रनिंग एड्स, कि कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थिंग्स मेहनत ज़्यादा है फेसबुक पे। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे मिस्टर अमित यादव, वो एक मार्केटिंग कंपनी रन करते, तो उनका कहना ये था कि फेसबुक एड्स बड़ी अनसर्टन है। हाँ, मतलब यू वुड स्पेंड अ लॉट बट यू डोंट नो व्हाट द आउटकम विल बी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, इनके एल्गोरिथम चेंज हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट पे चल रहा है ऐड, सेल आ रही है, आते आते एकदम से वो कैंपेन काम करना बंद कर देता है। तो येस, अनसर्टेनिटी होती है बट एक स्केल पे जाके होती है। इनिशियली तो आपका ठीक ही चलता है एक लेवल तक। तो जब कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो वर्कआउट करे। और जितनी भी कमियां हैं, वी कांट इग्नोर इंस्टाग्राम राइट नाउ। बाय फेसबुक वी मीन Instagram, right. Facebook and Instagram, meta ads. So we can't ignore Instagram and Instagram ads once we are running a brand. Even though they are uncertain, we have to. तो इसमें ना continuously नए ads बनाते जाओ, angle change करते जाओ, creative नया लगाते जाओ. Just all the time one has to be on the go. Hit and trial. Hit and trial, and it has to be continuous effort. Continuous. Online तो आपने काफ़ी comprehensively cover किया। अब थोड़ा ऑफलाइन में अपने इनसाइट्स बताओ कि ऑफलाइन मार्केट कैसे क्रैक करें। आप बता रहे हो कि 80% मार्केट भी ऑफलाइन ही है, तो हाउ टू क्रैक दैट? This is the first time ever anyone has asked me. A lot of people ask me how to do online, how to do Amazon and all that. देखिए, ऑफलाइन ऐसे क्रैक करा जाता है कि पहले आप तो ऑफलाइन में आप ऐसे नहीं कर सकते पूरे इंडिया में भाग रहे हो। आपको ना अपनी स्टेट और अपनी सिटी से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको टारगेट करना पड़ता है, मेरे को इस स्टेट को कवर करना है,
और इसमें ये सिटीज़ हैं, और फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है कि कौन कौन दुकानदार हैं जो ये बेच रहे हैं, वो होलसेलर कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं। तो एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिल्टन है जैसे, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है अलग अलग स्टेट्स में, किसी शहर में, एक शहर कई बार कई दूसरे शहर भी कवर करता है। और फिर इनके मार्केटिंग के लोग होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर एज एन CNF होता है, तो ये वहाँ पे अपना सामान दे देते हैं, और फिर उसके बाद इनकी मार्केटिंग की टीम होती है जो जाके बेचती है, ऑर्डर लेके आती है, और वो लोग आके पेमेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ बिग ब्रांड्स वर्क। अगर आप बात करें छोटी ब्रांड कैसे काम करेगी, तो इसमें एक मार्केटिंग टीम तो थोड़ी सी बनानी पड़ेगी आप, जो जाएगी दुकानदारों को आइडेंटिफाई करेगी, उनको पिच करेगी जाके कि हमारा सामान रखो अपने कस्टमर्स के लिए, उनको ल्योर करेगी कि कहेगी कि ठीक है ये शेल्फ स्पेस में कर दो तो मैं ये डेकोरेट कर देता हूँ, क्रेडिट भी देगी कि 45 डेज़ का हम क्रेडिट दे रहे हैं, अगर नहीं बिका तो हम वापस ले लेंगे, इंसेंटिव्स देगी, इतना आप टारगेट पूरा करिए हम इतना एक्स्ट्रा दे देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे करके वहाँ उनके काउंटर पर बैठी रहेगी। कई बार वो लोग कस्टमर्स को भी दिखा देते हैं। अब जैसे मोबाइल कंपनियां पहले क्या करती थी कि अब भी ऐसा करती होंगी, हम श्योर, क्योंकि अब बहुत कुछ ऑनलाइन मोबाइल बिकने लग गए हैं, बट जो दुकानदार होते थे मोबाइल के, वहाँ पे कंपनी अपने अपने सेल्स के बंदे खड़े कर देती थी, देखा अच्छा, होगा आपने। हाँ हाँ याद है मुझे कि वो ओप्पो की पहन के खड़ा है, MI का पहन के खड़ा है, सैमसंग का पहन के खड़ा है, वो सैमसंग वाला सैमसंग का फ़ोन बेचेगा। राइट। तो छोटी ब्रांड इतना नहीं कर सकती है, बट हाँ दुकानदारों का नेटवर्क बना सकती है, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट कर सकती है, और ग्रेजुअली अपने वेयर हाउस से ऑर्डर लेके उनको शिप कर सकती है। डायरेक्ट भी अगर आपका अच्छा पिकअप हो गया तो वो डायरेक्ट भी आपको कॉल कर रहेगा, वो आपको एडवांस भी दे सकता है कि भैया आप मेरे को इतना बंडल भेज दो, एडवांस ले लो मेरे से। सो दैट कम्स आफ्टर सम टाइम। तो आपने 5 साल ऑफलाइन रन किया। यस। तो मुझे थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं आप कि किचन वेयर में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है? लास्ट टाइम हमारी कॉन्वर्जेशन थी तो उसमें आपने एक बहुत इंसाइटफुल बात मुझे बताई कि किचन वेयर में आप कुछ भी इनोवेशन कर लो, अल्टीमेटली it all comes down to how much you can impress the woman of the house because she is the ultimate decision maker about the kitchen yes. तो इस टाइप के और कंज्यूमर बिहेवियर्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं? सो क्या हो गया ना, अब जो जनरेशन आ रही है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस्ड है, जो ट्रेंडी देख रहे हैं, दे वांट ट्रेंडी थिंग्स। तो अभी भी ऑफलाइन दुकानों में क्या होता है ना, लोग आते हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट की कोई रील होती है, कहते हैं हमको ये चीज़ चाहिए। राइट। अभी जो एकदम से शिफ्ट हो गया है। फिर इसके बाद जो पुराने लोग हैं, वो लोग, उन लोग को एजुकेशन ही नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि पुराने लोग हैं, 60 साल का है, 70 साल का है, उनको नॉलेज होगी। पीपल डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन ब्रास ब्रोंस। ब्रास ब्रोंस का डिफरेंस ही नहीं पता कि पीतल में और कांसे में फ़र्क क्या है, कहाँ कांसा यूज़ करना है, कहाँ वो यूज़ करना है। मैं तो अपनी दुकान में बैठ के 70 साल के 75 साल के आदमियों को समझाता हूँ। कपल्स आते हैं जो 70-75 साल में कपल आते हैं, अदरवाइज़ क्या है, जनरली वुमेन अकेले आ जाती है लेने के लिए। तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। सो दुकान में एजुकेट करते ही मैंने तो डिसाइड करा कि यार लेट मी क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट। पीपल रियली नीड टू नो व्हाट इज ब्रास एंड व्हाट इज ब्रोंस, व्हाई इज कॉपर, व्हाई शुड कॉपर बी यूज्ड। कॉपर की थालियाँ नहीं होती हैं, लोग कई बार सोचते हैं कॉपर में खा भी लो। अरे कॉपर में नहीं खाया जाता, फूल में खाया जाता है। फूल एज इन कांसे में खा लेता है, कांसे को फूल बोलते हैं बिकॉज इट्स फ्रेजाइल, वो गिर के टूट जाएगा। अच्छा। सो कांसा इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। 80% अप्रॉक्स कॉपर अप्रॉक्सिमेटली होता है, कुछ लोग 78 कहते हैं, एंड रेस्ट इज टिन। एंड इंग्लिश नेम क्या है कॉपर का? ब्रोंज। सो कॉपर इंग्लिश है, सॉरी तांबा हिंदी है। सॉरी हाँ, कांसे का इंग्लिश नेम? कांसे का इंग्लिश नेम है ब्रोंज। राइट। थोड़ा सा मैं आपको डीपर बताऊं कि ये इंडियन मेटल्स रहे हैं। इंग्लिश में एक टर्म होता है ब्रोंज, बट यहाँ पे कांसा, कांसी, यहाँ पे जो रेशियो मैंने बताया था ना अप्रॉक्सीमेट होता है, उसके हिसाब से भी इसको बहुत कुछ अलग अलग बोला जाता है। अच्छा। फिर पूरे इंडिया में अलग अलग कॉम्पोजिशन चलते हैं। ईस्ट में अलग चलता है, बंगाल साइड में, साउथ में अलग हो जाता है। टिन का रेशियो कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। उसका कुछ लोग कांसा बोलते हैं, कुछ कांसी बोलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल जा रहा है। रेशियो डिफरेंस में क्या रैशनल है? जैसे 80-20, 80 कॉपर 20 टिन। फिर कहीं पे क्या होता है 70 कॉपर 30 टिन, कहीं पे फिर और ज़्यादा कॉपर हो जाता है 85 कॉपर 15 टिन, ऐसे करके। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्यों है ये रेशियो? इसका क्या? अब ये शुरू से चला आ रहा है, और सब क्या है ना कि वी आर मल्टीपल कंट्रीज बाइंड अप टुगेदर। राइट। जो जहाँ जैसे चल रहा हो, जो कल्चर चल रहा हो, अभी तो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। ब्रांड्स आ गई हैं, एक ही जना एक जगह बना के पूरे इंडिया में बेच रहा है। पहले क्या है, लोकली सब अलग अलग जगह बनती थी, अलग अलग जगह की विजडम होती थी, खाना भी अलग अलग होता था हर जगह का, तो बर्तन भी अलग होते थे हर जगह के। तो अब हम लोग एक ब्रांड बनाते हैं, एक कोका कोला पूरे वर्ल्ड में वही टेस्ट दे रहा है।
तो ये था। तो यस, कांसा इज ब्रोंज, पीतल इज ब्रास, कॉप एंड तांबा इज कॉपर। तो ये एक 3 मेटल्स हो गए। फिर इसके बाद मैंने आपको भी ब्रोंज का बताया कॉम्पोजिशन। ऐसे ब्रास जो होता है ये अराउंड 60 to 70%, इसमें भी कॉम्पोजिशंस होते हैं ब्रास में भी। तो 60-70% कॉपर होता है एंड रेस्ट इज 40 to 30% इज जिंक। यस, ब्रास इज आइडली फॉर कुकिंग, ब्रोंज इज आइडली फॉर ईटिंग, अच्छा, कॉपर इज आइडली फॉर ड्रिंकिंग। फॉर ड्रिंकिंग, यस, वाटर स्टोर करने Yes. के लिए। हाँ, तांबे के वो होते हैं लोटे। यस, कॉपर इज नॉट, कॉपर को तो ऐसे बोलते हैं मुंह भी टच नहीं करना चाहिए, लिप्स में भी टच नहीं करना चाहिए। सो वन ऑफ द आई थिंक कॉपर बॉटल्स बहुत ट्रेंड में चलती हैं, हम लोग भी बहुत बेचते हैं। अब मार्केट मांग रही है तो हम बेच रहे हैं। बट एटली कॉपर के जो लोटे होते थे और कॉपर के जो घड़े होते थे, वास कभी भी चलते हैं, आप देखिए, दैट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। पानी को हमेशा ऐसे राउंडेड चीज़ में रखना चाहिए। मटके में हम लोग घड़े में पानी रखते थे, पानी को ऐसे खड़े खड़े में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, मेमोरी ले लेता है चीज़ की। और कॉपर में क्या होता है, इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल। जैसे तारे भी आप देखिए कॉपर की होती है उसके अंदर, राइट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो कॉपर जब आप ज़मीन पे रखते हो ना, तो एनर्जाइज होता है पूरा पानी, उसमें नेचुरली एनर्जाइज होता है। और फिर सुबह पी लेना चाहिए पानी को। दिस इज़ द रोल ऑफ कॉपर, ना कि हर समय। और फिर ऐसा भी होता है कि आप 3 महीने कॉपर वाला पानी पी रहे हो तो आप 1 महीने का ब्रेक लो। मैंने भी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। तो एक्चुअली कॉपर में क्या होता है, वो पानी में कॉपर आयन भी छोड़ता है, Cu पॉजिटिव, और वो साइटोटॉक्सिन होता है। बेसिकली वो जो आपके पानी में बैक्टीरिया अगर ग्रो कर जाते हैं उनको मारता है। तो आप बहुत रेगुलर लंबे टाइम तक उसको पियोगे तो आपकी बॉडी में भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, स्किन में वाइटनेस होने लग जाती है। और कॉपर में आप पीते रहोगे ना पानी, तो कॉपर भी अंदर ग्रीनिश हो जाएगा। फिर अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, तो ये सब कुछ एजुकेशन है ही नहीं। पिए पड़े हैं, बॉटल लेके चल रही है, बॉटल्स, लोटा चल रहा है, कुछ उसको क्लीनिंग में नहीं ध्यान दे रहा कोई उसकी। जब हरा पड़ रहा है तो आप या तो क्लीन करो उसको, या तो उसको डिस्पोज कर दो। ऐसे नहीं कि एक बार ले लिया और चलता चला जा रहा है। तो शशांक जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा समराइज़ करते हैं। मैं आपसे यूटेंसिल का पूछूंगा, आप मुझे बताना कि इसका क्या पर्पस है। श्योर। तो सबसे पहले ब्रास का पर्पस बताओ मुझे कि किचन में कहाँ यूज़ होना चाहिए ब्रास। ब्रास इज़ फॉर कुकिंग। ब्रास की मसालदानी भी चलती है। तो ब्रास में आइडली सजेस्टेड ये होता है कि अंदर कलई कोटिंग हो। कौन सी कोटिंग? कलई, टिन कोटिंग। अच्छा, ओके। तो टिन लीच करता है, टिन इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो दिस इज़ अ सजेस्टेड प्रोडक्ट। तो पहले आप देखते थे कि कलई करने वाले घूमते थे मोहल्लों में, और वो लोग यू नो जैसे सब्जी वाले भी ठेलों में घूमते हैं, ऐसे कलई वाले घूमते थे। और वो लोग पुराने बर्तनों में कलई फिर से करते थे। तो कलई की लाइफ होती है 6 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ इट। दैट इज़ द बेस्ट वेसल टू कुक इन, बीट कढ़ाई कलई कोटेड, बीट भगोना, बीट सॉसपेन। फिर इसके बाद कभी जिंक का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रास भी रिएक्ट करता है। प्योर ब्रास रिएक्ट करेगा खाने के साथ, ग्रीनिश हो जाएगा, उसमें टमाटर और खट्टी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा। सो इसीलिए ये चीज़ होती है। बट अब क्या है, कुछ अलॉयज़ ऐसे बनाए गए हैं जिसमें जिंक की वॉल्यूम ज़्यादा कर दी गई है, तो दे आर सेफ टू कुक। वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बट वो भी जुगाड़ वाली चीज़ है। बेस्ट इसकी प्योर ब्रास हो और उसमें कलई करिए। ब्रास इज़ फॉर कुकिंग बेसिकली। ब्रास इज़ फॉर कुकिंग, यस। ब्रोंज इज़ फॉर सर्विंग एंड ईटिंग। अच्छा। तो क्या होता है, घंटे बनते थे पहले, उनमें वाइब्रेशन होती थी, वो कॉम्पोजिशन होता था। ऐसे ब्रोंज में जो अभी पुरानी किसी दुकान में चले जाए, कोई पुराने लोग हैं तो ऐसे थाली उठा के ऐसे करके उसको चेक करेंगे साउंड कैसे। हाँ, वो ऐसे टंग करके दिखाते हैं। तो वाइब्रेशन कितनी आ रही है। तो ब्रोंज में एक वाइब्रेशन होती है जो खाने के साथ जाती है। अच्छा। यस। मंदिरों में घंटे में वाइब्रेशन का यही रोल था कि दैट वाइब्रेशन गोज इनटू यू एनर्जी। यस। ब्रोंज इज नॉट फॉर कुकिंग, ब्रोंज इज फॉर ईटिंग फूड इन। यस, इट्स फॉर सर्विंग। ब्रोंज के ग्लास बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आप पानी पीजिए। जैसे कॉपर के ग्लास सजेस्टेड नहीं होते हैं, ब्रोंज के ग्लास अच्छे। तो जैसे आपने बताया कि ब्रोंज ब्रिटल होता है, टूट जाता है अगर उसको नीचे रखते हैं, तो उसमें और क्या क्या यूज़ केसेस हैं? सिर्फ खाना ही चाहिए बस। यस। अच्छा, और कोई? और उसमें जैसे आपने बताया कलाई सर्व करिए खाने को आप, उसमें कलाई कोटिंग होती है, वैसी भी कोई कोटिंग होती है ब्रोंज? नहीं, तो ब्रोंज होता है कॉपर और टिन, और जो कलाई कोटिंग होती है दैट इज टिन ओनली। अच्छा। हाँ, तो ब्रोंज में ऑलरेडी वो टिन मिला होता है। ऐसा ब्रास में भी कुछ होती है कोटिंग? नहीं, ब्रास में टिन कोटिंग कराई जाती है। कराई जाती है। अच्छा।
वो एक फिर अलग निकल के आता है, वाइटिश होती है। मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा अभी इसकी, अच्छा, पॉडकास्ट के बाद आई शो यू। आप नायरा ब्रास भगोना टिन कोटेड ऐसे करके अगर आप गूगल पे लिखें तो यू प्रॉब्ली गेट इट। अंदर वाइटिश होगा, उसमें होता है पूरा। तो हम लोग नॉर्मल ब्रास भी बेचते हैं और ये भी बेचते हैं। यस। कॉपर कॉपर इज़ फॉर स्ट्रिक्टली फॉर ड्रिंकिंग, बट अब नॉट क्या होता है- डायरेक्ट माउथ कांटेक्ट हाँ। नहीं होना चाहिए। अब जैसे रेस्टोरेंट्स वाले कॉपर की डेग में बनाते हैं हाँ। सामान, राइट, क्योंकि क्या होता है कॉपर इतनी जल्दी हीट हो जाता है, तो बट उसमें डेग में कलई कोटिंग करी होती है, तो कॉपर के ऊपर भी लोग कलई कोटिंग अंदर कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कॉपर लीच नहीं करता, कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। बट आइडियली घर के लिए इट्स नॉट सजेस्टेड कि आप कॉपर के बर्तनों में खाना बनाओ, दैट्स नॉट सजेस्टेड। तो घर के लिए क्या सजेस्टेड है? ब्रास, ब्रास। ब्रास, गिलेट, इवन विदाउट कलई कोटिंग और कलई कोटिंग जैसा भी हो। कलई रिक्वायर्स मेंटेनेंस, बट कलई चली भी जाए तब भी इट्स स्टिल बेटर देन एल्यूमिनियम और स्टील इज अ न्यूट्रल मेटल। अब जो ये मॉडर्न कुकवेयर्स आ रहे हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इन पे क्या ओपिनियन सो है? कास्ट आयरन इज नॉट मॉडर्न, कास्ट आयरन काफ़ी पुराना है, बट अभी उसकी रीबर्थ हुई है ना? रीबर्थ हुई है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, लोहे जैसे आया आयरन ओर से लोहा निकला, फिर शीट्स उसकी डेवलप हुई, तो शीट्स को ऐसे काट के कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं, जो हम लोग नॉर्मल कढ़ाइयाँ करते हैं। कास्ट आयरन ऐसे बनता है कि उसको पिघला दें, उसको पिघला के एक दो केमिकल्स होते हैं, एक दो चीज़ें होती हैं जो उसमें ऐड होती हैं, नॉट केमिकल्स, और उसकी कास्टिंग कर दी जाए, पिघाल के उसको मोल्ड्स में डाल दिया जाए। अच्छा, राइट, तो वो कास्ट आयरन बन जाता है। अच्छा होता है, खाना लीच करता है, आयरन कंटेंट बढ़ता है उसमें। कास्ट आयरन भारी होता है, कास्ट आयरन भी फ्रेजाइल होता है, क्योंकि एक बार मेल्ट करके उसको मोल्ड में डाला गया है, वो भी ऐसे आप ऊपर से फेंको कि टूट जाएगा। तो हमारे यहाँ आते हैं ऑर्डर्स, कोरियर वाले मिस हैंडल करते हैं, टूट जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी भरा पड़ा है कास्ट आयरन टूटा हुआ इतना सारा, समझ नहीं आता ना उसकी वैल्यू है। जैसे ब्रोंज भी टूटता है, तो ब्रोंज भी कभी कभी रिटर्न में टूटा हुआ आ जाता है, तो ब्रोंज तो चलो उसकी वैल्यू मिल जाती है, बट कास्ट आयरन तो एकदम ही लोहे की वैल्यू है, बहुत कम। तो ब्रिटल होता है वो भी। कास्ट आयरन बेटर होता है। तो कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील में अगर चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ कास्ट करना है? आयरन कास्ट आयरन। फॉर कुकिंग केस। वाई? अरे उसमें लीच करेगा खाना, आयरन लीच करेगा। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, सो स्टेनलेस स्टील इज अराउंड 70%, 70 to 80% आयरन ओनली, एंड 20 to 30% क्रोमियम एंड निकल। फिर उसमें कुछ लीच नहीं करता, इट्स वेरी न्यूट्रल मेटल। दैट इज़ बेटर नो? लीच आयरन आपके पास आ रहा है तो दैट इज़ बेटर ना, अगर आपके खाने में आयरन आ रहा अच्छा, तो आपके आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। है। स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील बहुत पुराना मेटल नहीं है। मैंने होता ना लोहा यूज़ होता था पहले, ये अभी नया है, अलॉय बनाया गया है, क्रिएट करा गया है कि इसमें स्ट्रेंथ आए, इसमें रस्ट ना लगे। आयरन में रस्टिंग हो जाती है, इसलिए इसको बनाया गया कि स्ट्रेंथ आए, रस्ट ना हो। रस्टिंग आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, इसका मतलब है सही चीज़ है, आप चेंज करो उसको, आप रस्ट को हटाओ, साफ करो उसको। तो कास्ट आयरन की भी सीजनिंग होती है? सीजनिंग आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज कि और सीजनिंग होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप एक बार। ओके, जब आप अपने कास्ट आयरन में थोड़ा सा ऑयलिंग करते हो ना उसकी, तो उसके जो पोर्स खुले होते हैं ना, क्योंकि वो सैंड कास्टिंग से बना होता है, तो वो पोर्स फिल हो जाते हैं ऑयल से, उसी को सीजनिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये हमें करनी होती है या प्री सीजन भी आते हैं, और आप उसको बनाते रहो उसमें ऑयल डाल के, और वो 15-20 दिन में अपने आप हो जाएगी, अगर आप ठीक से ऑयल डाल कर। तो उसको 15-20 उसको ऐसे बहुत हार्शली अगर उसको जूने से ऐसे घिसा जाएगा, तो रब स्क्रैच करा जाएगा, तो वो हटेगी। अच्छा, तो फिर दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, तो सीजनिंग इज जस्ट ऑयलिंग ऑफ द मेटल, ताकि वो पोर्स उसके जो हैं वो बंद हो जाए। जो प्री सीजन बोल के लोग कहते हैं, वो उसमें वो लोग करके ही देते हैं उसको, बट बस जस्ट टोल्ड यू कि क्या इसका डायनामिक। तो कुछ हमारी किचन में जो है बड़े हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस भी यूज़ होते हैं। नॉन स्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। यस। तो इनमें से आप सबसे ज़्यादा पॉइजनस क्या है, एल्युमिनियम है या नॉन स्टिक है? तो नॉन स्टिक कोटिंग होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर ही होती है। बेस होता है एल्यूमिनियम का, जो नॉन स्टिक फ्राई पैन जो डोसा वाला लोग ले आते हैं, बेस होता है एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ये बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ प्लास्टिक होता है, टेफ्लॉन बोलते हैं, PFA बोलते हैं, PFA पर फ्लोरोअल्काइड्स। तो बहुत मतलब देखिए, ये कंपनीज तो कहती हैं कि नहीं होता, आप कुछ भी कर लो, बट ग्रेजुअली आप स्क्रैच एच करोगे तो आएगा, खाने में जाएगा, जस्ट लीचिंग टू योर फूड। इवन एल्यूमिनियम एज इट इज़, तो नो आई एम नॉट श्योर इफ दिस थ्योरी इज करेक्ट, बट व्हाट आई हर्ड वाज कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, हाँ, ये मैंने भी वही सुनी है, तो दे इंट्रोड्यूस एल्युमिनियम इन द जेल, एल्यूमिनियम की जेल में वो एल्यूमिनियम में खाएंगे और जल्दी मर जाएंगे, राइट। तो दैट इज वेयर एल्यूमिनियम केम फ्रॉम। इन इंडिया वी हैव नेवर बीन यूजिंग एल्यूमिनियम। नहीं, अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो एल्युमिनियम इज़ अ हैवी मेटल, वो डिपॉजिट हो जाता है। और जो हम एसेंशियल हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये थोड़े लाइटर मेटल्स हैं।
तो ये भी है, एक कॉपर है जैसे, तो ये लाइटर मेटल हैं, बट एल्युमिनियम इज़ अ हैवी मेटल। तो नॉन स्टिक इज़ बेसिकली एल्युमिनियम के बेस पे कोटिंग। कोटिंग से क्या होता है कि वो ऑयल कम कंज्यूम करता है, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दैट। अच्छा, मतलब ट्रेड ऑफ है कि क्या तो आप ऑयल कम खा लो और जहर खा लो। नहीं, हाँ, फिर उसमें क्या है ना, ग्रेजुअली आप स्क्रैच करोगे तो वो कोटिंग हटती जाएगी, वो आपके उस खाने में आती जाएगी। मतलब लोगों ने लेना इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि उनको लगा हमें ऑयल कम मिलेगा, बट क्या आप बेस है ये तो आप देखें। वही मतलब ट्रेड ऑफ है, पर उसमें केमिकल्स आपके खाने में ज़्यादा अब क्या है ना कि नई नई चीज़ें आ गई हैं, हनी कोम्ब एक चीज़ चल पड़ी है। वो क्या है? स्टेनलेस स्टील में भी नॉन स्टिक कोटिंग चल रही है आजकल। अच्छा, उसे हनी कोम्ब कहते हैं। नहीं, हनी कोम्ब एक पैटर्न होता है जो हीट रिटेंशन करता है, हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, कंपनीज भी नई नई चीज़ें लाती रहती हैं। आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं अपने किचन में? नहीं, हम अभी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो ट्रेडिशनल जा रहे हैं, इनोवेशन हटा के पीछे बैक टू द बेसिक्स। तो सुशांक जी, आपने बताया कि आप लोग तो वापस ट्रेडिशनल में जा रहे हो, बट आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जेनजी की बाइंग प्रेफरेंस डिफरेंट है कंपेयर टू मिड एज पीपल, और ओल्डर लोगों की बाइंग प्रेफरेंस डिफरेंट है? कुछ कंज्यूमर बिहेवियर पे इंसाइट्स हैं इसमें आपके पास? तो जो जेनजीज हैं जनरली ना, वो लोग बर्तन खरीदते ही नहीं है, मैंने देखा है। अच्छा। क्योंकि घर में ऑलरेडी बर्तन होते हैं, उनके पेरेंट्स ले रहे होते हैं। राइट। अभी क्या है कि जो कुकिंग के ट्रेंड्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट कुछ यूज़ कर रहा हो कोई, तो उसको बस वो ढूंढते हैं और वो भी ऑनलाइन ही ढूंढ लेते हैं। और ना ऑफलाइन दुकानों में ज़्यादा फैंसी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ किसी शहर में कोई दुकान हो जो रखे, बेकिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये लोग ढूंढते हैं चीज़ें ऑनलाइन। तो कपड़ों में ये लोग ज़्यादा ढूंढेंगे, बट बर्तन में ठीक है, बेकिंग का पॉट मिल गया, ठीक है, हो गया काम। तो जेनजीज डोंट टेक किचनवेयर एज अ वेरी सीरियस बाइंग एक्टिविटी। वट एवर दे गेट दे जस्ट टेक इट। जो मिड एज लोग हैं एक्चुअली, जो लोग वुमेन हु आर रनिंग द हाउस, नो दे टेक इट वेरी सीरियसली। Kitchenware, serveware, this is all about their reputation. They will go to the fancy places, they will buy fancy things, good looking things. कि कोई घर पे गेस्ट आए तो कैसा मैं प्लेटर सर्व करूँ, कैसे हमारे डोंगे होने चाहिए, हमारी कटलरी कैसी होनी चाहिए। They are conscious and they do look out for good options online and offline both. Then certainly there are income groups. High income group के लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव होते हैं, वो लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं, और अदरवाइज लोग बेसिक्स में ही रहते हैं। बेसिक्स में भी देयर मार्केट स्प्रेडेड विद लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। फिर जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं वो भी फिर बहुत किचन नहीं खरीदते हैं, किचन के प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी बहू देख रही होती है, चलती नहीं है घर पे। उनकी बहू देख रही होती है, वो खाना बनाते नहीं, किचन से टच ही खत्म हो जाता है, या तो कुक है या तो घर में और कोई किचन में इन्वॉल्व है। तो मैंने वो भी देखा है। गिफ्टिंग इज़ वन सेगमेंट जिसमें आदमी लोग बहुत खरीदते हैं, जैसे गिफ्ट बांटने हैं फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने तो किचनवेयर गिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड मार्केट स्पेस। और हमने नोटिस करा है कभी कभी तो 30-40% तक सेल्स सिर्फ गिफ्टिंग की ही जा रही है। सो पीपल लाइक टू गिफ्ट किचनवेयर प्रोडक्ट्स अ लॉट। उसमें सडनली दे लुक फॉर फ्लैशी प्रोडक्ट्स, और जिस कैटेगरी को गिफ्ट कर रहे हो। सो इन गिफ्टिंग मेल्स आर द डिसीजन मेकर्स एंड इन हाउस द फीमेल। सो अगर कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी है, शादी में कोई डिनर सेट गिफ्ट करा है, सडनली वुमेन विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट। बट बल्क गिफ्टिंग में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, यस, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बहुत होती है। तो 1-2 पीस जा रहा है किसी को, किसी की एनिवर्सरी है, उनको कोई डिनर सेट दे रहा है। शादियों में लोग बहुत देते हैं, अपनी बेटियों को बहुत बर्तन देते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूज केस है कि शादी अगर किसी की लड़की की है, वो बर्तन देता है, मैक्सिमम लोग देते हैं। राइट। तो वो एक बाइंग निकल के आते हैं। उसमें तो फिर लड़की भी आती है जिसको बर्तन चाहिए। अच्छा। ये नहीं ये लूँगी, ये नहीं ये लूँगी, ये होता है। ऑफलाइन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर और ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर में कोई डिफरेंस? हाँ, बहुत फेस किया है क्या? कुछ इंसाइट्स बताएं अपनी। शादी की जो जैसे परचेजिंग करती है ना लड़की, जब शादी के लिए जब कोई फादर करता है ना, तो मेरे को नहीं लगता ऑनलाइन खरीदते हैं वो लोग। दुकान जाते हैं, वो लोग उठाते हैं कि लड़की के यहाँ जाएगा, कुछ सास ना बोल दे, यूज़ करेगी ज़िंदगी भर, मैं इसको दे रहा हूँ, घर उसकी गृहस्थी बनने जा रही है। वो उठाते हैं, स्टील देखते हैं भारी है कि नहीं है, ये है। और ऑनलाइन अपने लिए लोग खरीद लेते हैं, फ़ोटोज़ अच्छे हैं, रेट अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, खरीद लिया। इन्फ्लुएंसर लेड भी सेल्स होती हैं कि कोई रील देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ने कोई चीज़ बता दी, गए खरीद लिया, उठा के। लाइफ की बहुत सीरियस बाइंग ऑनलाइन आदमी नहीं करता बर्तनों में, लाइफ रूटीन बाइंग कर लेता है। बट बहुत सीरियस बाइंग करनी है तो फिर वो ऑफलाइन ही ढूंढता है कोई दुकानदार। और मैं ये भी बता दूं कि ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें बेचना भी मुश्किल होता है, बिकॉज रिटर्न्स की प्रॉब्लम है, चोरी बहुत होता है, बहुत चोरी होता है। 6 पीस
पीतल के थाली सेट कोई ऑर्डर कर दिया किसी ने, वापस आ रहे 1 पीस 5 पीस आए नहीं, अमेज़ॉन क्लेम नहीं देगा, टिकट रेस करते रहो, बैठे रहो। फिर वो कहेगा कि फिर एक आया था कि आपकी लिमिट पूरी हो गई सेफ्टी क्लेम्स की। चाह के भी सेलर्स बहुत महंगा सामान नहीं रख पाते हैं। जैसे हम ही बेचते हैं, हमारा 6000 रुपीज़ का ब्रोंज़ का थाली सेट है, तो डर लगा रहता है, कभी कोई 6 8 10 पीस कर लेते हैं ऑर्डर, हम लोग को समझ नहीं आता क्या करें। COD और प्रीपेड भी नहीं दिखाता कभी कभी, तो पहले हो जब हम कुछ जैसे फ्लेक्स है या FBA में आप करोगे, फ़ोन नंबर आता नहीं है कस्टमर का आपके पास, यू कांट कॉल, यू कांट वेरीफाई, और चोरी बहुत अच्छे चांसेस हैं चोरी हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, और अमेज़ॉन क्लेम नहीं देगा आपको, या वो बहुत कम क्लेम देगा आपको। तो ऐसे में इंडियन ई कॉमर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, स्पेशली मार्केट प्लेसेस एंड ऑल। अभी आज ही सुबह हम लोग को एक 7000 रुपीज़ का हम कुकर बेचते हैं, ब्रास का कुकर, अंदर कल ही करेंगे, COD ऑर्डर आ गया है। तो डेली मेरे को फ़ोन आया कि सर क्या करें, इसका ये ऑर्डर आ गया है। मैंने कहा कि ट्राई करो 10-20% UPI से दे दे, कुछ तो ट्रस्ट आ जाए। पहले ऐसा हो चुका है कि ऑर्डर आते हैं, हम लोग भेजते हैं और वो रिसीव ही नहीं करता, फिर वापस आता है, वापस कोरियर में चोरी होता है। सो हम अपनी शॉपिफाई साइट से भी करते हैं, जब तो भी चोरी हो जाता है, तब तो कोई क्लेम भी नहीं देने को बैठा है, ऐसे तब भी अमेज़ॉन कुछ तो सेफ्टी क्लेम दे देता है हम लोग को, राइट। तो इंडियन ई कॉमर्स में और बर्तन की हम बात करें तो अच्छे बर्तन बेचना ही बड़ा मुश्किल है, सपोर्ट नहीं इतना अवेलेबल है। तो कुछ सीरियस बाइंग करेगा तो वो दुकान जाके करेगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, नॉट डेविएटिंग, बट दिस इज द सिनेरियो कि छोटी छोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें पीपल विल बाय ऑनलाइन एंड इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में इवन दे डोंट गेज मच ट्रस्ट कि भाई 7-8 हज़ार की चीज़ खरीद रहे हैं, 15 हज़ार की चीज़ खरीद रहे हैं। तभी तो ब्रांड प्ले होता है ना, कि ब्रांड बन जाए 5-7 साल में, कि फिर आप ब्रांड पे खर्च करें। फॉर एग्जांपल सैमसंग का आप 1.25 लाख का भी टीवी मंगा लोगे घर पे, ब्रांड बनी हुई है, यू कैन ट्रस्ट दैट। दैट इज़ वाई ब्रांड बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट सेलिंग ऑनलाइन, क्रैकिंग अमेजॉन, क्रैकिंग Facebook ads, drop shipping, you know, that's not long run. You can't sell big ticket products, and margin comes from big ticket products, big buying. ये एक पीस 1000 रुपये का AOV में या 500-700 रुपये के प्रोडक्ट बेच के कोई कितना ही बड़ा हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। देयर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, कोरियर्स, रिटर्न्स, पैकेजिंग, टीम एक्सपेंसेस एंड ऑल, सो यू नीड बिग टिकट बाइंग। तो शशांक जी, एक कंज्यूमर बिहेवियर और बताओ कि आजकल क्या ट्रेंड है, ट्रेडिशनल का ट्रेंड है या फिर मॉडर्न का ट्रेंड है? सब बिकता है, मतलब ज़्यादा क्या है, जो ज़्यादा बिक रहे हैं या ऐसा होगा कि आप आए, आपने कहा कि यार मैं 10 करोड़ लेके आया हूँ, तो आप ज़्यादा बेच ले जाओगे, आप इतना ऐड चलाओगे, आप ज़्यादा बेच ले जाओगे, और जो दिखता है वो बिकता है। तो ऑर्गेनिक सर्चेस करते हैं लोग, लोहा कढ़ाई हमारी अमेज़ॉन चॉइस पे बहुत टाइम रहती है, एकदम देसी लोहा कढ़ाई, कास्ट आयरन भी नहीं। तो आई एम सेइंग इंटेंट बेस्ड बाइंग होती है, बिकता सब कुछ है। अगर आपको ज़्यादा बेचना है, ज़्यादा क्या बिकता है, ट्रेडिशनल की मॉडर्न? तो ना मैं नॉन स्टिक बेचता नहीं हूँ, तो नॉन स्टिक का आइडिया नहीं है, बट नॉन स्टिक बहुत बिकता है, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि हमारा ऑफलाइन एक सेटअप भी है, तो नॉन स्टिक बहुत बिकता है, और हमारा भी बिकता है, हम ट्रेडिशनल बेचते हैं। तो लास्ट टाइम हमारी बात चल रही थी, इस पर थोड़ा और डेलिब्रेट करते हैं कि आजकल कास्ट आयरन बहुत चल रहा है, हाँ, लेकिन फिर हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना बिक नहीं रहा, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो कास्ट आयरन महंगा होता है। अच्छा। हाँ, हैवी भी होता है, शिपिंग चार्ज भी ज़्यादा है, और घर में आपको अगर किसी को हाउस लेडी को उठा के रखना है तो उसको भी भारी लगेगा बहुत, तवा भी भारी होता है उसका, तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता कास्ट आयरन। दिस कुड बी वन रीज़न, बट कास्ट आयरन बिक रहा है, हमारा कास्ट आयरन अच्छा बिकता है, मिंत्रा में हमारा बहुत अच्छा बिकता है। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि मिंत्रा में तो कपड़े बिकते हैं, बट हम लोग को रोज़ कास्ट आयरन के ऑर्डर्स रहते हैं मिंत्रा में। सो ठीक है, उतना नहीं बिकता, बट ठीक है, उसकी भी सेल आती है। बट आई टोल्ड यू द रीजंस क्यों उतना नहीं हो रहा होगा। कॉस्ट इज अ बिग थिंग इन इंडिया, नो, कास्ट आयरन इज एक्सपेंसिव। नहीं, कन्वीनियंस इज अनदर बिग थिंग, क्योंकि मेरे घर पे भी ऐसा हुआ, मेरे फादर ले आए कास्ट आयरन की कढ़ाई, और वो मेरे घर के, अच्छा, आपने सेम प्रॉब्लम फेस करी, भारी थी इस वजह से नहीं उठा रहे थे ना वो? हाँ, नहीं, तो मेरी मदर ने उसको रख दिया। तो फिर हमने पूछा, मतलब पापा पूछते थे कि मैं लेके आया हूँ, तुम बनाते क्यों नहीं हो? तो कह रहे जिस दिन बनानी हो तो आप बना लेना, क्योंकि इतनी भारी है, मेरा तो बन नहीं करता इसके साथ। 2-2.5 किलो की एक कढ़ाई हो जाती है। हाँ, तो 2-2.5 किलो की कढ़ाई, फिर उसमें खाना आता है, तो फिर 3 उठा के रखना, वो टूट भी जाएगी अगर आपने ऐसे कर ज़्यादा तेज लगती तो। यस, तो ये भी एक तो पहले ताकत भी बहुत थी ना लोगों में, अब ताकत भी कम हो गई। हाँ, ताकत भी हो गई है, फिर जब कन्वीनियंस है, जब है हमारे पास स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ, तो फिर क्यों कास्ट आयरन पे हम 2 किलो और वजन उठाएं। नाइस, तो आपने खुद ही देख लिया कि क्यों
नहीं लो हाँ, कास्ट आयरन पर मैं आपका हाँ, तो यही वजह यही है, इनसाइट्स जानना चाह रहा था इसमें। वजह कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। एक लास्ट और कंज्यूमर बिहेवियर पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोस्टली सबको पता है कि एल्युमिनियम और नॉन स्टिक जो है वो पॉइजनस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको घर में। इसका क्या रीज़न है इसके पीछे? सो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रोबस्ट है, ऐसे सब दुकानों में एल्युमिनियम का माल मिल जाएगा, एल्युमिनियम का भगोना, कढ़ाइयाँ। फिर इसके बाद अब तो एक टाइम से यूज़ होता आ ही रहा है ना, तो आप पिछली जनरेशन में बात करो तो लोग ऐसे ही बोलते हैं भैया हम तो इतने बड़े हो गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ एल्युमिनियम में कुकर में खाते हुए। फिर आप देखिए अभी भी जो बड़ी ब्रांड्स हैं, आप सबसे बड़ी कुकर की ब्रांड बताइए। हॉकिंस, एल्युमिनियम कुकर देखिए कितना बेचती है। प्रेस्टीज, सब एल्युमिनियम कुकर बेचते हैं, स्टील भी बेचते हैं, ट्राईप्लाई भी बेचते हैं, बट एक टाइम से एल्युमिनियम बेचते आ रहे हैं। तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका कन्वीनियंस थोड़ा है क्योंकि लाइट होता है। फिर इसके बाद इसकी ना हीट भी जल्दी होता है। अब जैसे शादियों में जो टेंट हाउस वाले होते हैं वो एल्युमिनियम के भगोने में बनाते हैं खाना, और वो बहुत बड़ी मार्केट है एल्युमिनियम भगोने की, बहुत फैक्ट्रियाँ लगती हैं, बहुत चलती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है उसमें खाना। तो कन्वीनियंस इज़ वन थिंग। एल्युमिनियम अभी भी क्यों चलता है घरों में भी और टेंट हाउस और इन सब में भी। फिर जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं अब वो स्टेनलेस स्टील में आ रहे हैं धीरे धीरे, पुराने तो एल्युमिनियम को इसीलिए यूज़ करते हैं। कन्वीनियंस और फिर इसकी रीसेल वैल्यू भी होती है। अच्छा, जैसे एक टेंट हाउस वाला अपना एक सीज़न ख़त्म हुआ, वो कहेगा कि मेरा नीचे से फट गया, तो एल्युमिनियम की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो पिघला के एज इट इज़ दोबारा मोल्ड करके दोबारा बन जाता है। तो 50% से ऊपर उसकी कई बार रीसेल वैल्यू मिलती है, स्टेनलेस स्टील की नहीं मिलती है। हाँ, स्टेनलेस स्टील का इनिशियल प्राइस ही महंगा है, उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत कम है। मतलब इट इज़ मोर अबाउट मनी दैन द हेल्थ। येस, इट इज़ अबाउट मनी, देन इट इज़ अबाउट कन्वीनियंस कि वो हीटअप भी जल्दी होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि बहुत टाइम से चल रहा है ना। तो अभी तो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं एल्युमिनियम नुकसानदायक है, तो वैसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं भी हैं। तो इट इज़ अबाउट कि जो पीछे से मोमेंटम आ रहा है ओके, तो ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज। अब किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कभी आप मेन्यू तो देखते हो, आप इंटीरियर देखते हो, आप कटलरी भी देख लोगे एक बार, क्या आप देखते हो किस बर्तन में बना रहा है खाना वो? क्या आप पूछते हो क्या कहीं पे कोई रेस्टोरेंट अपने यूएसपी बताता है कि हम एल्युमिनियम में नहीं बनाते? तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा ना कि लोग एडवर्टीज़ करने लगेंगे कि हम लोग कलई वाले बर्तनों में खाना बनाते हैं, वी डोंट यूज़ एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, और ऐसी वेव स्टार्ट हो जाए, तब जाके मेजर शिफ्ट आएगा कि केटरर्स कहेंगे, केटरर्स आने लग जाएंगे कि हमारी 50-100 रुपये पर प्लेट ज़्यादा है, बट वी यूज़ बस हम इसमें खाना बनाते हैं। अभी 4,000 रुपये पर प्लेट है, 5,000 पर प्लेट है, बट नो बडी मेंशंस कि मैं किन बर्तनों में बना रहा हूँ। अरे ठीक है, आप इतना महंगा करते जा रहे हो, शेफिंग डिश पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कटलरी में कर रहे हो, प्लेट्स में कर रहे हो, डेकोर में कर रहे हो, कहीं तो बर्तन में भी कर लो, मेंशन भी करो उसको कि मैं एल्युमिनियम पे हम नहीं बनाते हैं। तो ये हम लोग बात ही नहीं करते इस बारे में। सो दिस इज़ वन मोर रीज़न क्यों एल्युमिनियम अभी चल रहा है। इस पे मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। तो हमारे सेक्टर में ना एक रेस्टोरेंट खुला, इट वाज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जेल, ठीक है? यस, तो ऐसा कुछ नाम था उसका, प्रिजन करके। या तो जेल बेस्ड थीम पे रेस्टोरेंट था, उसका डेकोर भी ऐसा था जेल जैसा, और उसकी जो थालियाँ थी ना वो एल्युमिनियम की थी, ठीक है? और एल्युमिनियम की थाली, एल्युमिनियम के बर्तन। तो क्या करना, इवेंचुअली वो रेस्टोरेंट 6 महीने में बंद हो गया। हाँ। तो मैंने उनके ओनर से पूछा कि यार आपका रेस्टोरेंट बंद क्यों हो गया? हाँ। तो उन्होंने बोला कि कंज्यूमर का मेन, मतलब उन्होंने बोला कि कंज्यूमर इतना बेवकूफ़ है कि उन्होंने हमें बोला कि आप एल्युमिनियम के बर्तनों में हमें खाना देते हो, तो हम क्यों खाएंगे? हम कोई कह दिए हैं क्या कि हम एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाएंगे? पर उनको ये नहीं पता कि इंडिया के हर रेस्टोरेंट में और हर मेस में एल्युमिनियम की कढ़ाइयों में ही खाना बनता है। तो खाना बन वहीं रहा है, बट क्योंकि सर्व एल्युमिनियम में हो रहा है तो लोग खाने को तैयार नहीं है। बट अगर वो सर्व किसी अच्छे सिरामिक के बर्तन में होगा तो उसी खाने के लोग 5,000 रुपये। मैंने आपको बताया ना आपको कि आप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब रीजंस हैं, इसलिए हो रहा है। तो हम थोड़ा नायरा की जर्नी पे आ जाते हैं। आप ट्रेडिशनल कुकवेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका क्या यूएसपी है, क्यों आप ट्रेडिशनल कुकवेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ऐसा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग ने ये नए रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को मार्केट प्लेस भी क्रैक करनी है। जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि अमेजॉन रिवॉर्ड्स की और मार्केट प्लेसेस रिवॉर्ड्स आपके कितने सारे एसक्यूज हों। एंड नायरा इज़ अ बूटस्ट्रैप वेंचर ऑफ माइन।
मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट करा था और मेरे लिए फोकस ये था कि आई हैव टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। मैंने बहुत सारे एक्सक्यूज़ में ऐड करे, बट येस इट वाज इन माय माइंड कि आफ्टर आई रीच अ लेवल जब एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो आई विल स्टार्ट कटिंग डाउन एंड आई विल फोकस ऑन फ्यू एक्सक्यूज़ ओनली। तो हम ट्रेडिशनल भी करते हैं, हम अभी मॉडर्न भी करते हैं। वी आर केटरिंग टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, और हम अपना एजुकेशनल कंटेंट जो बनाते हैं वो ट्रेडिशनल के हिसाब से बनाते हैं। सो आवर एम इज़ कि ग्रेजुअली हम लोग ट्रेडिशनल की तरफ पूरा इंक्लाइंड हो जाएं, बट वी डोंट इग्नोर द मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट, बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो सस्टेन। कांसे की थाली सेट 6,000 का आता है, कितने लोग इंडिया में खरीदेंगे? ब्रोंज की जो थालियाँ आती हैं और जो कढ़ाइयाँ आती हैं कलई कोटिंग वाली पीतल की, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, कास्ट एंड इज एक्सपेंसिव। एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी यू कांट विन मार्केट प्लेसेस, ना आपको उतना ट्रैफिक मिलेगा, ना आपकी ब्रांड है। सो यू स्टार्ट एज अ सेलर एंड यू फर्स्ट क्रैक द कोड ऑफ मार्केट प्लेसेस। सो focus is traditional, but we also cater to the modern utility products. Since you mentioned bootstrapped, I have two questions. Why bootstrapped and how bootstrapped? How did you manage to do it bootstrapped? Great. For the first time probably anyone is asking this. Why bootstrapped? Because जो मेरा इसके पहले का startup था, I was running after investors. So I started this company, Salons Nearby. It was beauty and wellness aggregator, and it aggregated salons from 12 top cities, all the branded chains. And I was about to raise my round of funds, then COVID happened, and I was just running around the investors, and I realized ki how difficult it is to raise funds, and I also realized the psychology of investors. So that was a very good learning phase of my life, and I decided ki in my next, whatever I do next, I'm never going to मेक इट एज इफ आई वुड रेज द फंड। सो आई वॉज क्लियर, अभी भी मेरे को है कि मेरे को फंड्स नहीं रेज करने हैं। आपसे भी डिस्कशन मेरा ऑफलाइन होता रहता है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को ना करने नहीं है, क्योंकि मैंने ये देख लिया ना कि इस साइकोलॉजी से बिजनेस स्टार्ट करो कि फंड्स रेज करने हैं, तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा कभी आदमी, वो फंड ही रेज करने लगा रहेगा। और उसके बाद भी इन्वेस्टर्स को कहाँ पैशन होता है उसकी तरफ? इन्वेस्टर्स तो नंबर्स देखते हैं सिर्फ, क्या है, तो फिर वो बिजनेस करने का मज़ा खत्म हो जाएगा। ब्रांड बिल्डिंग टेक्स टाइम। सो आई वांटेड टू एंजॉय माय वर्क एंड आई वांटेड टू मेक इट वेरी सस्टेनेबल। दिस इज़ इसीलिए कि मेरे को टेंशन ये नहीं, मैं अपना फोकस बिजनेस में करूँ, ना कि फंड रेजिंग में करूँ। दिस इज़ वाई इट वॉज बूटस्ट्रैप। फिर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स थे, आई टोल्ड यू मेरे फैमिली उसमें थी, तो आई स्टार्टेड बाय लिस्टिंग वन प्रोडक्ट, और ग्रेजुअली अपने ही प्रॉफिट से मैं उसको वो करता गया। मेरे को प्रोडक्ट मिलते थे, एक मेरे को क्रेडिट लाइन मिलती थी 30 डेज़ 45 डेज़ की, कि ठीक है आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, अमेजॉन विद द टाइम पे आ रहा है पैसा। तो जर्नी हैज़ नॉट बीन वेरी ईजी। कोई भी अपना नए तरीके का बिजनेस करता है किसी फैमिली में, तो ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता उसको। इनफैक्ट इन्वेस्टर बाहर का एक बार फिर रिस्क ले लेता है कि लो 25-50 लाख रुपए सीड मनी लो कर लो, बट फैमिलीज इतना भी नहीं लेती है रिस्क। फैमिलीज बहुत कंजर्वेटिव होती हैं, उनको लगता है हमारा लड़का कहीं पैसा ना ख़राब कर दे, और ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो जर्नी हैज़ नॉट बीन ईजी, इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट। एंड जब तक एक स्केल नहीं आ गया तब तक मेरे को डेली, तो मैं ऑफलाइन भी देखता था, वहाँ पे भी करता था, अभी भी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों चीज़ें मैनेज करता था, और बहुत प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को, बट ग्रेजुअली आप अपनी स्ट्रगल से, अपने विल पावर से उसको ले जाते हो आगे। इसीलिए मैं प्रॉफिट्स पे हमेशा नज़र रखता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ बिज़नेस में, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं सैलरीज नहीं दे पाऊँगा, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे जो काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो ब्रांड बिल्डिंग करनी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी साथ में लेके चलनी है, बॉटम लाइन पे ध्यान रखना। तो एक सवाल और है मेरा, जैसे आपने बोला कि आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन था तो आपने कर लिया, अगर कोई फाउंडर है जिसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, या कोई फैमिली बिजनेस नहीं है उसमें, और उसको अपना D2C ब्रांड बूटस्ट्रैप करना है, तो उसके लिए क्या बूटस्ट्रैप करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और ये पॉसिबल है कि वो बूटस्ट्रैप करके अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता है या नहीं? तो ना ये चाहने के ऊपर नहीं होता कि बूटस्ट्रैप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो अगर आपको फंड मिल रहा है तो आप ले लो, कोई आपको सीड मनी बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी लिस्टिंग के कोई आपको दे रहा है, तो ले बंदा सीड मनी। ये उसको रेस करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि जब वो घूमता है मार्केट में फंड रेस करने का, तो उसका बिजनेस से फोकस भी हट जाता है। तो 2-3 स्टेजेस में पैसा रेस करा जाता है। इनिशियली तो मेरे को नहीं लगता कि उसको रेस करना चाहिए, या उसको कोई दे भी देगा, जब तक वो प्रूव नहीं कर लेगा अपने आप को। जब तक एक स्केल नहीं आएगा तब तक तो कोई इन्वेस्टर्स को सीरियसली लेगा ही नहीं। तो अभी तो वहाँ तक की जर्नी करेगी, कम से कम 5 करोड़ रुपए साल की, तो एक या 3-4 करोड़ रुपए साल का लेके आए, उसके बाद भी इन्वेस्टर सिर्फ अमेजोन क्रैक करके, सो अमेजोन में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट दिस काइंड ऑफ सेल, राइट?
एंड कोई सीजन इन्वेस्टर होगा, आई डोंट थिंक वो वैल्यू भी करेगा 3-5 करोड़ अमेजोन की सेल को। वो कहेगा अपनी साइट पे कितना आ रहा है, ब्रांड रिकॉल कितना है, आपकी स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, वो ये सब देखेगा। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ऑल दैट। आई डोंट थिंक कि 10 करोड़ अमेजोन की सेल पे भी कोई फंड अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे कोई सेल कर रहा होगा तो उसको फंड इतनी आसानी से मिल जाएगा। अगर वो सिर्फ बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है जो आ रहा है, ड्रॉप शिपर्स तो बहुत बड़ा टर्नओवर कर लेते हैं। आई थिंक कुछ कैपिटल होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ब्रांड, ताकि वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के रख पाए। जैसे हम लोग कप्स की बात कर रहे थे, तो कुछ तो स्टॉक रखेगा ही, फिर उसके बाद देयर इज़ अ 45-50 डेज पेमेंट साइकिल, तब तक रोज़ माल बेचना है, तो इतना तो कैपिटल होना चाहिए। 45 डेज तक रोज़ ऑर्डर आ रहे हैं, मैं रोज़ बेच पा रहा हूँ, फिर उसका मेरे पास पैसा आ रहा है, और फिर एक लर्निंग टाइम होगा, हो सकता है पैसा कम है, उसको प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट काइंड ऑफ मनी इज़ नीडेड एटलीस्ट बिफोर अ पर्सन स्टार्ट। तो अब थोड़ा नायरा में आपने 10 करोड़ का रेवेन्यू कराया, तो कुछ बताओगे अमेज़ॉन से कितना रेवेन्यू है, फ्लिपकार्ट से कितना है, मीशो से कितना है, एड्स कितनी रन करते हो, कब कब रन करते हो, कुछ इनसाइट्स? ये तो देखिए हमेशा चला करता है, एड्स तो हमेशा चल रहे हैं। अमेज़ॉन के एड्स क्रैक करना अपना बड़ा डोमेन है, फ्लिपकार्ट के एड्स अपने हिसाब से चलते हैं, मिंत्रा के एड्स अपने हिसाब से चलते हैं, ऐसे ही फेसबुक, मेटा के एड्स अपने स्केल से चलते रहते हैं। जियो मार्ट में भी हम लोग अब एड चलाने जा रहे हैं, तो हर समय कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और मैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में कर रहा होता हूँ। ये एक डोमेन हो गया ऐड चलाना, रोज़ के ऑपरेशंस देखना। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स अभी भी स्टकअप हो जाते हैं कि इनवॉइस नहीं निकल रहा, इसका शिपिंग लेबल नहीं निकल रहा, ऑर्डर नहीं प्रोसेस हो रहे हैं, कोरियर के इश्यूज़ आते हैं, कोरियर वाले रिटर्न्स नहीं देते हैं। तो ये सब एकदम फायर फाइटिंग है। आप कभी ऑफिस आके देखिए, सुबह मंडे मॉर्निंग्स हमारे यहाँ क्या होती हैं, संडे के भी ऑर्डर्स पाइल्ड अप होते हैं, तो फायर फाइटिंग होती है। कुरियर वालों को भी बहुत रश होता है मंडे को, क्योंकि मैक्सिमम सेलर संडे को ऑफ रखते हैं। तो आज इतने पैकेट है भैया, टाइम नहीं है, और 12 बजे तक ऑर्डर गिरते थे। 12 बजे तक का ऑर्डर हमें उसी दिन देना है, और सुबह से लेकर 12 ही तक अगर 100 ऑर्डर गिर जाएँ तो समझिए पिछले ऑर्डर अलग थे, और सिर्फ सुबह सुबह के 100 ऑर्डर पैक करने एकदम से निकाल के। अगर पैक पड़ा, शिपिंग लेबल निकालना भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में, ये तो सिर्फ मैं एक ही प्लेटफॉर्म में इतने आए थे। तो आई थिंक इट्स कंटिन्यूस हसल दैट इज़ गोइंग ऑन। अभी और थोड़ा सा स्केल करें, और ऑनलाइन में 10-12 करोड़ की सेल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। दैट काइंड ऑफ मनी, इफ़ यू सपोज सेलिंग गुड्स, इफ अगर आपका 10 करोड़ का टर्नओवर, तो बैंक में हो सकता है 50% से भी कम हिट कर रहा होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपका रिटर्न पे आ जाएगा, राइट, 10-20%। फिर उसके बाद देयर आर कमीशंस, देयर आर कोरियर चार्जेस, देयर आर एड चार्जेस, सो विच अकाउंट फॉर ओवर 50%. कमीशन टू द मार्केट प्लेस? Yes. So commissions, ads and courier charges account for over 50%, and then returns. So ये चार component. Over 50%? Yes. So commissions, ad charge, courier charge and returns. आप ये सब मिला लो तो आपका 50% से नीचे हो जाएगा सेल। So आपका मतलब GST फाइलिंग तो 10 करोड़ की प्लस की होगी, whatever जो भी होगी, बट बैंक में बहुत कम हिट करेगा, 50% से भी कम। So it's a continuous. So I don't think अभी we have done it. I think we are still doing it. Daily का हसल है, थोड़ा सा स्केल करेंगे। Still learning it. Still learning, still doing. लॉजिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Yes, Amazon अपना यूज़ करता है। Amazon करो तो आप उनका यूज़ करो, फ्लिपकार्ट करो तो मार्केट प्लेसेस का अपना खुद का होता है लॉजिस्टिक्स। ठीक है। और बाकी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एक्सप्रेस भी, शैडो फैक्स, डिलीवरी, आप एग्रीगेटर्स यूज़ कर सकते हो। क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए अपना लॉजिस्टिक पार्टनर चूज़ करते वक्त? क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? सो हम तो देखिए एग्रीगेटर यूज़ करते हैं। क्या होता है कि 1-2 महीने बाद वे डिस्क्रिपेंसी के आ जाते हैं कि आपने 300 रुपये का कुछ आपको आया था, आपने शिप करा, आपका खर्चा है 300 रुपये का, 1-2 महीने बाद वो कहेंगे कि आप इसमें 70-80 रुपये और दे दीजिए। तो आपको ना प्रूफ कंटिन्यूसली प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि आप फ़ोटोज़ खींच कर रखो डायमेंशंस की कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा था। रिटर्न्स, RTO में आपका सामान चोरी होता है काफ़ी। अगर कोई रिटर्न टू ओरिजिन आ रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि कस्टमर रिटर्न ना ही करे, क्योंकि यहाँ कोई क्लेम देने नहीं बैठा है अपनी साइट पे। तो मार्केट प्लेसेस से काम करो तो उनके होते हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपना करो तो यू कैन गो फॉर एन एग्रीगेटर, और यू कैन डायरेक्टली ओपन एन अकाउंट इन डिलीवरी या किसी में भी, या सब लोग के D2C आजकल विंग चालू हो चुके हैं सारे कोरियर पार्टनर्स के। दे विल जस्ट इंटीग्रेट यू। अगर आपका शॉपिफाई है तो उस पर इंटीग्रेट हो जाएगा, यू गेट एन ऑर्डर अपने आप वहाँ पे साइट पे शुरू हो जाएगा। इन इंडिया थिंग्स आर ईजी। मैं दुबई गया था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने देखा था इकोसिस्टम। मेरे को लगता है इंडिया का बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप्ड है। अच्छा, दुबई से भी बेटर है? बहुत अच्छा है आई थिंक। क्या कंपैरिजन है? अरे वहाँ ऐसी कंपनीज ही नहीं मिलेंगी आपको, कोरियर वाली और ये सब, ये जो आप देख रहे हो ना इंडिया में, ये सब यहीं पे है।
अच्छा, इतनी कन्वीनियंस यही है। हाँ, कि आप खोलो एक दिन में सब सेटअप कर दो और कुरियर वाला आ जाएगा लेने, और शिप रॉकेट पे इतने सारे आपको कुरियर पार्टनर्स दिख जाएंगे, इतने कुरियर पार्टनर्स हैं, वो है। ये दुबई में नहीं है ये सब? आई डोंट थिंक सो। मैंने बात करी थी एक दो लोगों से, पेमेंट गेटवे, यूपीआई कहाँ है पूरे यूपीआई कहाँ है, पेमेंट गेटवेज आपके इंटीग्रेट हो जाएंगे, बहुत ईजी है इंडिया में ये सब। तो इंटरनेशनली काम करना भी बहुत ईजी है। रिजर्व से आप क्या बाहर के भी पेमेंट्स हम लोग ले लेते हैं। पहले तो था कि बैंक में आएगा, ये होगा वो होगा, सीधा आप लिंक भेजो पेमेंट आ जाएगा। कुछ और जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने नायरा की जर्नी के बारे में या नायरा के प्रोडक्ट्स के बारे में? आई थिंक वी आर स्टिल बिल्डिंग अ ब्रांड, और हम लोग थोड़ा सा विल लास्ट फॉर सेंचुरी। व्हाट डज योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर? A brand stands for authenticity, customer service, making healthy kitchens, healthy lifestyles of people, educating people on what is right, what is not right, coming up with new products, researching about new products as in, और products को और अच्छा करना, cost को bring down लाना जितना हम लोग कर सकते हैं, bringing happiness, smiles and health to people's life. This is what our brand stands That's for. a very noble motive. जिसके लिए हम लोग लगे रहते हैं, पूरी मशीनरी हमारी वर्क करती रहती है हर समय, and we have just started, I think. चलो, thank you so much for Okay, having thank you so much this podcast with me. us. It was very nice learning from you. मेरे को भी अच्छा लगा शेयर करके। थैंक यू सो मच सुशांत, थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस तरीके के और वैल्यूएबल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो स्टार्टअप पल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।